नमस्कार दोस्तों, युवान डिजिटल क्लासेस में स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि आप लोगों से बताया गया था मेरे भाई, एसएससी जीडी 2024 के प्रत्येक प्रश्न पत्र को आपका सॉल्व करवाया जाएगा एसएससी जीडी 2025 के परीक्षा के लिए। उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं आज फिर से। और विश्वास मानिए, क्लास को कहीं स्किप मत करिएगा, हर प्रश्न पे कुछ ना कुछ आप नया सीखने को पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी एग्जाम का पैटर्न हमको आधा से अधिक पता चल जाता है उसके प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने से। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाने का मेन मकसद बस यही है कि आप लोगों को अधिक से अधिक स्कोर करने में सहायता मिल पाए। ठीक है, तो उसी क्रम को आज आगे बढ़ाया जा रहा है फिर से। आज हम लोगों का दूसरा सेट है मैथमेटिक्स का। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हम लोगों का कहता क्या है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह, यानी कि समय दे दिया हमारे पास 8 वर्ष 6 माह का मतलब आधा वर्ष, और यानी कि ये हो गया 8 दूनी 16 और एक 17/2 वर्ष समय हो गया। स्वयं की दोगुनी हो जाती है, मतलब अगर प्रिंसिपल 1 रुपया रहता तो अमाउंट बढ़ के कितना हो जाता हमारे पास, अमाउंट बढ़ के कितना हो जाता 2 रुपया। अगर मूलधन 1 रुपया है, मिश्रधन 2 रुपया हो रहा है, तो ब्याज के रूप में कितना मिलेगा हमको, ब्याज के रूप में 1 रुपया मिलेगा। अब आपको सिंपल सा फार्मूला पता है, SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। आप इस फार्मूले को पुट करिए यहाँ पे। प्रिंसिपल SI 1, प्रिंसिपल 1, रेट नहीं पता, टाइम आपने निकाला है 17/2 बटे में 100, ये हो जाएगा, यानी कि R इक्वल टू हो जाएगा आपका 200/17, 200/17, यानी कि 17 एकम 17, 3 रिमाइंडर 17 एकम 17, 11 दशमलव समथिंग, और 11 दशमलव समथिंग का ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ठीक, बात समझ में आई। कुछ प्रश्न का कैलकुलेशन भी ज्यादा बड़ा नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो आपने प्रश्न को नोट किया, यहाँ से यहाँ तक आपने प्रश्न को नोट किया, एक लाइन का सोल्यूशन था आपका, सॉल्व कर लीजिए। एक अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मेरे भाई, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट होना चाहिए, इतना फास्ट होना चाहिए ना, जैसे कि एक बात छोटी सी कही गई है, एक बात छोटी सी हम कह रहे हैं कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जब तुम बैठे रहो बाबू, तो तुम्हारा कलम इस रफ्तार से चले कि सामने वाले का होश उड़ जाए, तब देखो एग्जामिनेशन हॉल में कितना मजा आता है और प्रश्न करने में कितना मजा आता है। ये देखो एक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, बर्डमास के नियम से इसको सॉल्व किया जाता है हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करें हम लोग, मल्टीप्लाई करें 8 × 40। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 413 डिवाइड 7, ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 20 + 8 × 5 - 59, ये हो गया हमारे पास। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 40, 40 में 20 जोड़ेंगे, हमारे पास हो जाएगा ये 60 - 59, ब्रैकेट के बाहर 7 और डिवाइड लगा हुआ है, इसके पहले है 413। मेरे भाई 60 में से 59 घटाएंगे, 60 में से 59 घटाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, 60 - 59 1 होगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि फाइनल मिलेगा क्या, 413 डिवाइडेड बाई 7 से ये कट जाएगा पूरा का पूरा, 7 × 5 = 35, हमारे पास बचा 6, 7 × 9 = 63, यानी कि इसका आंसर होगा 59, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ठीक, ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को। बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन होता है, बड़ा होता ही नहीं मेरे भाई। एसएससी जीडी का मेन मकसद यही होता है कि प्रश्न की लैंग्वेज को थोड़ा सा टफ बनाता है, बाकी प्रश्न का कैलकुलेशन कुछ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ एक प्रश्न है, कह रहा है राहुल को किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 2,996 रुपए और दूसरे वर्ष के लिए 1,400 रुपए का ब्याज मिलता है। यह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दी गई हो तो ब्याज की वार्षिक दर, मेरे भाई समझना जरा, अगर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की बात कर रहा है मेरे भाई, कुछ नहीं, प्रिंसिपल है, दूसरे वर्ष के अंत में उसको ब्याज मिल रहा है तो केवल ब्याज लिखो, 1,400 रुपए मिल रहा है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है मेरे भाई, और तीसरे वर्ष के अंत में उसको मिल रहा है, तीसरे वर्ष के अंत में उसको ब्याज मिल रहा है मेरे भाई 2,996 रुपए, 2,996 रुपए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ये अपना प्रिंसिपल है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है मेरे भाई ब्याज पर ब्याज मिलना। जब ब्याज पर ब्याज मिलना तो दूसरे और तीसरे वर्ष का माना है। डिफरेंस यहाँ पे अगर 1 वर्ष का होता है मेरे भाई तो बस समझ लेना कि ये प्रिंसिपल बनेगा और ये अमाउंट बनेगा, ये प्रिंसिपल बनेगा और ये अमाउंट बनेगा। जब ये प्रिंसिपल बनेगा, ये अमाउंट बनेगा, तो अब देखिए हम ब्याज कितना मिल रहा है हमको, दोनों का डिफरेंस करके हमको ब्याज पता चल जाएगा, यानी कि 1,596 रुपए हमको ब्याज मिला। ये 1,596 ब्याज किस पे मिला हमको, 1,596 हमारे मूलधन पे ब्याज मिला, और मूलधन हमारे पास 1,400 रुपए है, यानी कि 1,400 पर 1,596 रुपए ब्याज मिला हमको। परसेंटेज निकालना है, गुणे 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 14 एकम 14, एक रिमाइंडर बचा, फिर 14 एकम 14, अब हमारे पास 5 बचा, तो 14 चौको 56, यानी कि 114%। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। ओके,
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस कैलकुलेशन में भी देखो कितना छोटा छोटा प्रश्न। हमने बताया आपसे कि जीडी में जितने भी प्रश्न आते हैं वे केवल लैंग्वेज में थोड़ा सा टफ होते हैं, कैलकुलेशन में बहुत ईजी होते हैं। आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो आप मुश्किल से 12 से 18 मिनट के बीच में पूरे गणित के पोर्शन को कर ले जाएंगे आप लोग। बाकी जो समय बचता है उसमें से कुछ समय अपने रीजनिंग पे दीजिए, बाकी हिंदी और जीएस आराम से पढ़ के करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ कह रहा है कि 240 ग्राम की एक मिश्र धातु में तांबे और लोहे का अनुपात। मेरे भाई तांबे और लोहे का अनुपात आप देखो, तांबे और लोहे का अनुपात क्या है यहाँ पे 7:5 है। फिर कह रहा है कि मिश्र धातु में लोहे की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए ताकि तांबे और लोहे का अनुपात 7:13 हो जाए। 7:13 हो जाए। मेरे भाई लोहा मिलाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर लोहा मिलाया जा रहा है तो मिश्रण में तांबा इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा दोनों जगह, और दोनों जगह प्रश्न में बराबर दिया भी है, इसलिए प्रश्न और इजी है ये। पहले आप देखो अनुपातिक योगफल यानी कि तांबा और लोहा मिला के कितना यूनिट बन रहा था 7 5 12 यूनिट। इस 12 यूनिट का मतलब कह दिया है 240 ग्राम। 12 यूनिट का मतलब 240 ग्राम, तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया 12 दूनी 24, 1 यूनिट का मतलब हो गया मेरे भाई 20 ग्राम। आप देखो लोहा पहले 5 यूनिट था, 5 यूनिट से बढ़ के 13 यूनिट हो गया। 5 यूनिट से 13 यूनिट होने में ये कितना बढ़ा, तो अंतर करके देखेंगे। 13 में से 5 घटाएंगे 8 यूनिट बढ़ा है। अगर 1 यूनिट का मतलब 20 ग्राम तो 8 यूनिट का मतलब कितना हो गया 160 ग्राम, यानी कि लोहा कितना मिलाया गया मेरे भाई 160 ग्राम। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर है इसका, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मेरे भाई यह प्रश्न 99% लोग गलत करेंगे, क्योंकि आपसे वर्ग के परिमाप में परिवर्तन पूछा है, न कि उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है। बच्चे ध्यान नहीं देंगे ऐसे प्रश्नों की लैंग्वेज पे तो एकदम गलत होने की संभावना है। मेरे भाई परिमाप में परिवर्तन पूछा है। परिमाप में परिवर्तन का मतलब, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर ये कोई वर्ग है, इसका भुजा 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, मेरे भाई इसका परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि इसका परिमाप 400 होगा। एक और कह रहा है कि नया वर्ग बनाया गया कह रहा है नए वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि कर दी गई। मेरे भाई 100 का 5% होगा कितना 105, यानी कि अब जो हमारे पास नया वर्ग बना उसकी भुजा को हम मान लेते हैं 105 है, 105 है, 105 है, 105 है, तो इसका परिमाप क्या होगा 4 गुणे भुजा होता है परिमाप, यानी कि इसका परिमाप भुजाओं का योगफल हो जाएगा, होगा क्या 420। आप देखो परिमाप में आपसे कहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, परिमाप पहले 400 था अब हो जा रहा है 420, वृद्धि कितना हुआ 20 का। किस में हुआ मेरे भाई, जो पहले परिमाप था 400 में वृद्धि हुआ, 0 से 0 कैंसिल, 4 × 25, यानी कि ऐसे प्रश्न देखो गलती करने की संभावनाएं रहती हैं ज्यादा। जब परिमाप में परिवर्तन पूछा जाए मेरे भाई, तो जितना आप भुजा में परिवर्तन करेंगे उतने ही % उसके परिमाप में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात किया जाता तो अब A+B वाला फार्मूला लगा के भी कर सकते थे इसको, आगे देखेंगे हम लोग ऐसे प्रश्नों को। यहाँ एक प्रश्न छोटा सा बना हुआ हमारे पास, कह रहा है साहिल ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदी मतलब मेरे भाई सीपी, और सीपी हमेशा 100% होता है। 100% का मतलब 1 रुपए, अगर हम सीपी निकालते हैं तो रुपए बटे वस्तु की संख्या, 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदा उसने। कह रहा 20% लाभ, यानी कि एसपी करेगा वो मेरे भाई 20% लाभ का मतलब 120% चाहिए उसको। ठीक है, 120% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी। मेरे भाई आपका सीपी दिया था, एसपी निकालना है तो बटे में 100 कर दीजिए, ऊपर 120 से गुणा कर दीजिए, ये वैल्यू और सरल होगा 6/5 का, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी कि 1 रुपए में 10 टॉफी 20% लाभ पाने के लिए वो बेचेगा। आपका ऑप्शन कौन सा निकलेगा, 1 रुपए में 10 टॉफी बेचेगा वो। तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न जीडी में पूछे जाते हैं, आप देख के भी आंसर बना पाओगे। ऐसे ऐसे प्रश्न कभी कभी आपके सामने आ जाते हैं। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग। प्रश्न कह रहा है यम एक काम को 39/2 दिन में पूरा करता है। ठीक है, m करता है 39/2 दिन में, और n उसी काम को 13/2 दिन में करता है। n उसी काम को 13/2 दिन में करता है। आप पूरा काम निकालिए, पूरा काम निकालेंगे, इन दोनों का लघुत्तम 13 और 39। भाई एक बात और यहाँ ध्यान देना कि जब फ्रैक्शन बने तो फ्रैक्शन का जब भी एलसीएम निकालना हो मेरे भाई, फ्रैक्शन का जब भी एलसीएम निकालना हो, जैसे a/b, तो ऊपर का हम लोग एलसीएम लेते हैं, यानी कि अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ लेकर के हम लोग एलसीएम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 13 और 39 का लघुत्तम 13 हो गया, सॉरी 39 हो गया, 39 हो गया। इनकी क्षमता निकालनी हो तो 39 से भाग करेंगे, एक बार भाग जाएगा, जो नीचे उनसे गुणा करेंगे, इनकी क्षमता 2 की बनी। 13 से भाग करेंगे, 3 बार भाग जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 6, यानी कि इनकी क्षमता 2 की होती, इनकी क्षमता
6 की होती। अब अगर दोनों मिला दिया जाता तो एक साथ मिलकर के कितना काम करते, 6 और 2 8, पूरा काम 39 है। कह रहा है उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा, कैसे एक साथ मिलकर, एक साथ मिलकर मेरे भाई 8 काम कर रहे हैं तो 39/8 दिन का समय लग जाएगा उनको। और ऐसे प्रश्न को कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं, आपको बस देख के आंसर बना देना, 39/8 दिन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि 8 और 20 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। विषम संख्याओं का मतलब मेरे भाई, अच्छा छोड़ो दुनियादारी, विषम संख्याओं का औसत या औसत निकालना हो, अगर सीरीज दिया हो मेरे भाई तो हमेशा बीच वाला संख्या औसत होता है। ये सीरीज है n पदों तक का है, अगर औसत पूछा है तो n/2वां पद आपका आंसर हो जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ विषम संख्याओं का सीरीज पूछा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। आप देखो कि पहला संख्या, पहले तो ये कह दिया 8 और 28 के बीच, 8 और 28 के बीच का मतलब 8 को नहीं काउंट करेंगे, 28 को नहीं काउंट करेंगे, हम काउंट किसको करेंगे मेरे भाई, 8 के बाद 9 आएगा और 28 से पहले 27 आएगा। ठीक, यानी कि 9 और 27 के बीच या 9 और 27 तक, 9 को लेकर के 27 तक जितनी भी सम संख्या है उन सबको जोड़ करके औसत निकालना है। औसत बराबर होता है मेरे भाई टोटल नंबर का सम बटे टोटल नंबर, यानी कि कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या होता है। मत करो ऐसा कुछ, सीरीज जब बना होता है तब अगर औसत निकालने की बात कही जाए तब औसत मेरे भाई होता है पहला पद और अंतिम पद जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। पहला पद 9 है, अंतिम पद 27 है, भाई 2 से भाग कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 27 और 9 हो गया मेरे भाई 36, 36/2, यानी कि आपके प्रश्न का आंसर क्या है, 18 है। आपके प्रश्न का उत्तर क्या है, 18 है। देखो एक छोटी सी बात फिर समझो यहाँ पे कि जब भी आपसे औसत पूछा जाए तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या। तो यहां से भी आप कर पाओगे, सबको बैठ के जोड़ोगे, जब तक आप जोड़ोगे तब तक कई लाख बच्चे आपसे आगे निकल चुके होंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो ऐसा कुछ मत करो। अगर आपका सीरीज दिया हुआ है a+2 a+4 ... a+n, जब भी आपको औसत निकालना हो मेरे भाई देख लो कि पदों में डिफरेंस इक्वल है। अगर डिफरेंस इक्वल है तो पहला पद a और अंतिम पद a+n जोड़ करके 2 से भाग कर दो मेरे भाई, ये तुम्हारा एवरेज बनेगा। ठीक, ये बात भी हमें लगता है कि समझ में आई होगी आपको। छोटा सा प्रश्न था, इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने किया। एक प्रश्न और कह रहा है, ओसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसकी भुजा 0.2 सेंटीमीटर है। मेरे भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a², और अपने प्रश्न में a = दिया है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो √3/4a² का मतलब 0.2 का स्क्वायर। और जब दशमलव में किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं, अगर एक स्थान पे दशमलव लगा होता है तो वर्ग करने के बाद 2 स्थान पे दशमलव चला जाता है, यानी कि इनका √3/4.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04। यहां से दशमलव हटाने के लिए हमने 100 से भाग कर दिया, दशमलव हट गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √3/100। ये हो जाएगा आपका एरिया किसका, ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का 3/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर बन जाएगा। ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। छोटे छोटे प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। कह रहा है एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। मेरे भाई जब भी तुमको कठिन लगने लगे प्रश्न तो एक बार सोचना अपने घर की स्थिति को, फिर देखो कितने आराम से हल कर पाओगे प्रश्न को। कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। 25% का मतलब होता है मेरे भाई 1/4। अगर क्रय मूल्य 4 रुपए होता तो 1 रुपए बढ़ा के अंकित कितना करता, 5 रुपए। अगर क्रय मूल्य 4 रुपया होता 1 रुपए बढ़ा के अंकित क्या करता। फिर कह रहा है यदि किसी ग्राहक को 20% का छूट मिलता है, मेरे भाई छूट जब भी दिया जाएगा तो हमेशा अंकित मूल्य पे छूट दिया जाएगा, और 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपए अंकित है उस पर 1 रुपए छूट दिया जाएगा तो हमेशा सेलिंग प्राइस निकलता है। डिस्काउंट देने के बाद, एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू मिलता है वो होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि 5 रुपए का वस्तु 1 रुपए छूट दिया जाएगा तो बिकेगा कितने में, कॉमन 5 है। यानी कि अगर हम सीपी एसपी एमआरपी का रेशियो बनाएं, सीपी बनेगा हमारे पास 4, एमआरपी बनेगा 5, एसपी बनेगा 4, यानी कि जितने रुपए में हमने वस्तु को खरीदा था उतने ही रुपए में वस्तु को हमने बेच दिया। अब बताओ, आप ही बताओ हमको कितने रुपए का या कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। हमको जिस मूल्य पे हमने वस्तु को खरीदा उसी मूल्य पे बेच दिया, न तो लाभ होगा न तो हानि होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 0%। राइट? अगर राइट तो क्लास को शेयर कर लीजिएगा आप लोग अपने साथियों में जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, और अगर क्लास पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल अगर पहली बार वीडियो से जुड़ रहे हैं आप लोग तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक टेबल का विक्रय मूल्य एसपी है मेरे भाई
₹1972 तथा हानि प्रतिशत 32% है। यहाँ इस पे बेचने पे मेरे भाई हानि हुआ है 32% का, और अगर 32% का हानि हुआ है मेरे भाई तो जो ये एसपी है हमारे पास ₹1972 32% का हानि हुआ, मतलब ये क्या है 68% का वैल्यू है, 68% का वैल्यू ₹1972 है। तो सबसे पहले तो हम उसका क्रय मूल्य निकालें, और किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%, यानी कि 1972/68 गुणे 100 हो जाएगा। 68 से 9 दूनी 18, हाँ कटेगा बाबू 29 बार में, यानी कि आपका क्रय मूल्य हो गया 2900। अब कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 3000 रुपये होता, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस उसका अगला वाला 3000 रुपये होता, तो कह रहा लाभ प्रतिशत कितना होता मेरे भाई। आप सोचो 2900 रुपये का वस्तु आपने 3000 में बेचा, कितना फायदा मिला आपको 100 रुपये का। किस वैल्यू पे फायदा मिला आपको 2900 पे, प्रतिशत चाहिए आपको, गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100/29, 100/29 का मतलब लगभग 30 से भाग करेंगे 100 में, तो वो हो जाता हमारे पास 33.33, यानी कि 3.33 के आसपास का ये वैल्यू दिख रहा है आपको। करने की भी जरूरत नहीं, अप्रोक्सीमेट में देख करके उत्तर लगा लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, 3 अलग अलग क्रॉसिंगों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार बदलेंगे मेरे भाई। एक लाइट है वो 30 सेकंड के बाद बदल रहा है, दूसरा लाइट है वो 40 सेकंड के बाद बदल रहा है, तीसरा लाइट है वो 60 सेकंड के बाद बदल रहा है। एक साथ बदलने के लिए इनके समय का लघुत्तम ले लीजिए, और 30, 40, 60 का लघुत्तम होगा मेरे भाई 120 का। 30, 40, 60 का लघुत्तम हो जाएगा 120 का, यानी कि प्रत्येक 120 सेकंड में मेरे भाई एक एक साथ जलेंगे सब। आपसे कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार जलेंगी। 120 सेकंड का मतलब अगर मिनट में बदलें तो 2 मिनट, यानी कि प्रत्येक 2 मिनट पे एक साथ बदलेंगे मेरे भाई। तो 15 मिनट में कितनी बार बदलेंगी, 15 में 2 से भाग कर दीजिए और कह दीजिए कि 15 बार बदलेंगे। सॉरी 30 में 2 से भाग कर दीजिए और बता दीजिए 15 बार बदलेंगे। ठीक, ये भी उत्तर आपको समझ में आया। देखो ऐसे प्रश्नों को आप बिना कलम उठाए भी हल कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। कह रहा है प्रश्न की, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2800 रुपए और अंकित मूल्य, मेरे भाई अंकित मूल्य MRP, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस SP 4000 रुपए अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य 2800 रुपए है, 2800 रुपए है, ठीक है। कह रहा है तो छूट प्रतिशत कितना होगा मेरे भाई, अनुपात में बना दो, अनुपात में बनाओगे तो 2800 रुपए है ये, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दहाई 40, 4 सते 28, यानी कि 10 रुपए का सामान हमने 7 रुपए में बेचा, 10 रुपए का सामान 7 रुपए में बेचा, छूट कितना मिला उसको 3 रुपए का। किस वैल्यू पे, 10 पे, प्रतिशत चाहिए हमको, गुणे में 100, यानी कि फाइनली छूट का परसेंट रहा उसके पास 30% का। बात समझ में आई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समय को ध्यान में देते हुए मेरे भाई जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग अपने कैलकुलेशन को तेज करेंगे, और कैलकुलेशन तेज करने का एक ही रास्ता है, अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करिए। जितने अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कैलकुलेशन आप लोगों का बढ़ेगा, ठीक है। ये अगला प्रश्न हम लोगों का 15 नंबर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि 2 कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। एक ही दिशा में यात्रा करने का मतलब यही पॉइंट है, यहां से भी एक कार जा रही है आगे की तरफ, दूसरी कार भी जा रही है। अब छोटी सी बात मेरे भाई, यहाँ पे सापेक्षिक चाल निकालना होगा। सापेक्षिक चाल मेरे भाई दोनों चालों का अंतर होता है। अगर दोनों समान दिशा में गति कर रहे हैं तो चालों को आपस में घटा लेंगे, दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं तो दोनों चालों को आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ समान दिशा में गति कर रहे हैं, एक कार की चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल है 75 किलोमीटर, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इनके चालों का अंतर क्या होगा मेरे भाई, 75 में से 55 घटा देंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोनों समान समय पर निकले हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी मेरे भाई, बीच की दूरी हो जाएगी मेरे भाई, चालों का अंतर गुणे समय। अब आपने देखा कि चालों में 20 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर हो रहा है तो 20 कर दीजिए, 3 घंटा तक चले हैं, यानी कि कुल कितना दूर चल जाएंगे एक दूसरे से, 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये भी बात समझ में आई होगी आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। कैलकुलेशन में तो एकदम प्रॉब्लम नहीं होने देंगे आप लोगों को, बस ऐसे जुड़े रहिए, एक एक छोटी छोटी बातों को आपको सिखा के छोड़ेंगे हम पक्का। और एग्जाम होने तक, यानी कि आपको 4 फरवरी के पहले हम इतना स्ट्रांग कर देंगे एक एक सेट सॉल्व करवा के कि मैक्सिमम प्रश्न आप रिपीटेड भी पाएंगे, और अगर नहीं रिपीट मिलता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। कह रहा है प्रश्न 18 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है।
उस समूह में एक नए छात्र को शामिल करने के बाद औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए छात्र का भार कितना है? मेरे भाई जो भी व्यक्ति नया शामिल होता है उसका अगर भार निकालना हो तो छोटा सा फार्मूला आप लिख लेना कि पुराना औसत प्लस औसत में कमी अथवा वृद्धि, औसत में परिवर्तन कह दें इसको, औसत में परिवर्तन, अगर परिवर्तन कह दिया तो प्लस माइनस गुणे नई संख्या ये हो जाएगा मेरे भाई औसत में वृद्धि गुणे नई संख्या। अब आप देखो कि पुराना औसत प्रश्न में क्या दिया है, कह रहा है कि 18 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है, कह दीजिए 54 किलोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। औसत में परिवर्तन 54 से 1 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब परिवर्तन क्या हुआ 1 किलोग्राम का। 18 छात्र थे मेरे भाई, एक छात्र बढ़ गया तो छात्रों की संख्या कितना हो गई, हमने कहा ना गुणे नई संख्या हमारे पास 19 की हो गई, यानी कि जो शामिल हुआ है उसका भार 54 प्लस 19 हो जाएगा। 54 और 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 4 13 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा और एक रिमाइंडर 7 किलोग्राम हो गया। यानी कि जो भी व्यक्ति शामिल हुआ है उसका भार कितना है 73 किलोग्राम, 73 किलोग्राम। बताओ कहाँ परिवर्तन, कहाँ परेशानी हुआ? आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं है मेरे भाई। छोटे छोटे प्रश्नों को हवा में उड़ा दोगे आप लोग, बड़े बड़े प्रश्न भी आपके सामने घुटने टेक देंगे। आप मेहनत तो करो। यहां कह रहा है सी डी से 4 गुना कुशल है। मेरे भाई क्षमता की बात किया है, सी और डी दो व्यक्ति हैं, क्षमता की बात किया है, कुशल मतलब क्षमता की बात किया है। कह रहा है सी डी से 4 गुना कुशल है, यानी कि यह 4 काम करता तो यह 1 काम करता। कह रहा है सी को एक काम को पूरा करने में डी से 63 दिन कम समय लगता है। मेरे भाई छोटी सी बात समझो, अनुपात बना दो। अनुपात के लिए आपको समझाया गया है कि क्षमता का अनुपात जस्ट अपोजिट होता है समय के अनुपात के, यानी कि अगर आपको समय का अनुपात निकालना हो मेरे भाई तो समय का अनुपात क्या बनेगा, 1 संबंधी 4 का बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सी जो भी काम एक समय में करता है या एक दिन में करता है वही काम डी करने के लिए 4 दिन अथवा 4 समय लेगा। यहां देखो डी कितना यूनिट ज्यादा समय ले रहा है, 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मतलब प्रश्न में कह दिया यहाँ पे 63 दिन कम समय लेता है। कौन सी? तो 3 यूनिट का मतलब 63 दिन, 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 1 यूनिट का मतलब हो गया 21 दिन, यानी कि सी 21 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है। तो टोटल वर्क निकाल दीजिए आप, टोटल काम निकाल दीजिए। टोटल काम निकालने के लिए सी की क्षमता गुणे सी का दिन, यानी कि 4 गुणे 21 हो गया मेरे भाई। आपसे पूछ रहा है कि दोनों साथ मिलकर करते हुए वही काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों साथ में मिलेंगे तो इनकी क्षमता 4 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 4 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 5 काम। तो समय क्या लगेगा मेरे भाई, समय बराबर होता है कुल काम हमारे पास है 21 चौको 84 बटे क्षमता क्या है 5 का है, यानी कि 84 बटे 5, 16 × 85 होता है, 16.8 हो जाएगा मेरे भाई। आंसर हो जाएगा 16.8 दिन, 16.8 दिन। बताओ कहाँ कठिन है? ऐसे कैलकुलेशन को आप इजीली हल कर ले जाओगे। आपको समझाते हुए हमने बताया बाबू। और आपको अगर क्लास जरा सा भी पसंद आई मेरे भाई तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा मेरे भाई। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है पी को क्यू से 20% कम अंक मिले। मेरे भाई पी है क्यू है, पी को क्यू से 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/5। अगर इसको 5 अंक मिला होता तो इसको 1 कम मिला होता, 4 अंक मिला होता। आगे कह रहा है आर को क्यू से 20% कम अंक मिले, क्यू से आर को भी कम मिला, यानी कि एक और व्यक्ति जुड़ा है आर, और यहां भी 20% का मतलब 1/5। अगर क्यू को 5 अंक मिला होता तो आर को 4 अंक मिला होता। मेरे भाई अनुपात बनाएंगे हम लोग पी क्यू आर का अनुपात बनाएंगे तो अनुपात में क्यू का वैल्यू दोनों जगह सेम है, इसका मतलब 4 संबंधे 5 संबंधे 4 बन गया। प्रश्न में कह रहा है यदि आर को 160 अंक, आर यहाँ है 4 यूनिट का मतलब 160 अंक मिला है, 4 यूनिट का मतलब 160 अंक, तो पी को कितना अंक मिलेगा? पी को भी मेरे भाई 4 ही यूनिट मिला है, इसका मतलब पी और आर का अंक बराबर होगा। पी और आर का अंक बराबर कहाँ है हमारे पास? 160 अंक। देखिए ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है उस तख्ते की लंबाई, तख्ता मतलब कोई मापक होगा भाई, कोई मापक होगा। कह रहा है कि लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग कम से कम समय में 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। 6 मीटर का मतलब मेरे भाई मीटर को सेंटीमीटर में बदलें तो 600 + 50, यानी कि अगर हम तीनों को अलग अलग लिखें मेरे भाई तो 650 सेंटीमीटर ये हो गया। 3 मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब 350 सेंटीमीटर ये हो गया। 7 मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब 750 सेंटीमीटर ये हो गया। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। कह रहा है कि लंबाई सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है, यानी कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको एचसीएफ निकालने की जरूरत होती है। और इन सब में एचसीएफ क्या निकलेगा मेरे भाई? इन सब में एचसीएफ 10 और 5, ये देखिए 10 × 5 यानी कि 50 सेंटीमीटर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी इकाई आपकी 50 सेंटीमीटर बनेगी, जिससे आप तीनों को इजी नाप सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न है आपके सेट का। कह रहा है कि A रेशियो B मेरे भाई ये 4 संबंधी 5 का है। फिर कह रहा B रेशियो C, यानी कि इन्हीं के साथ C भी शामिल है, वो है 3:8 का, 3:8
8 का कह रहा है, तो A रेशियो B रेशियो C का मान ज्ञात कीजिए। आपको कई बार बताया गया बाबू, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो जो कॉमन है उसको या तो बराबर कर लीजिए या तो जो खाली स्थान है उसके सामने भर दीजिए वो अंक। अब आपका अनुपात बन गया, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 8 5 40। अनुपात सरलतम रूप में होता है, इससे सरल ये होगा नहीं, तो आपका अनुपात क्या बनेगा, 12 संबंधी 15 संबंधी 40, 12 संबंधी 15 संबंधी 40। ये आपका आंसर राइट आंसर है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि एक सेट को आपके सॉल्व करवाया गया और आपने बेहतर समझा। एक सेट के 20 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने प्रॉब्लम को बताइएगा, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और निरंतर जब तक हम लोगों का जीडी का पेपर समाप्त नहीं हो जाता है तब तक यह प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।